नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने टोपी में पढ़ लिया था कि टोपी की क्या विशेषता होती है ना। तो गवरिया जो है वो कैसे न कैसे अपनी मेहनत से टोपी बनवा ही लेती है और राजा के दरबार में जो कंगूरा होता है वहां जाकर बैठ जाती है और राजा को चिढ़ाने लग जाती है। और राजा जी जो होते हैं अपनी राजाशाही दिखाने के लिए, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, किसी सैन्य अपने किसी नौकर से नाखूनों की मालिश करवा रहे हैं, तो किसी से पैरों की मालिश करवा रहे हैं, सिर पर जो है वो चंपी करवा रहे हैं। तो ऐसा हमें दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि गवरिया जो है वो कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फूंदनेदार जो फूंदे उसने लगवाए थे, उस टोपी को देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो यहाँ पर जब उसने फुंदेदार टोपी जो है वो पहनी, तो उसको अपने ऊपर क्या है, वो थोड़ी सी गर्वित हो गई थी कि मैं तो टोपी पहन रखी है मैंने तो, और राजा ने जो है वो टोपी नहीं पहन रखी। तो वो कहता है, राजा अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुदी, है ना। फदगुदी क्यों कहा यहाँ पे उस गवरिया को, क्योंकि उसने फूंदे वाली जो है टोपी लगा रखी थी। मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राग अलापना मतलब अपनी अपनी बात को कहना, किसी दूसरे की बात को सुनना ही नहीं है। तो गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं है। तो इतना सब सुन करके राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। हेठी मतलब अपने आप को वो ऐसे थोड़ा सा कम समझने लग गया, है ना। तो इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पंख ने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। अब राजा ने अपना जो है ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि ये जो फदगुदी है इसकी गर्दन को तो मसल दो, और पंख ने नोच लो मतलब इसके पंख जो है वो नोच लो। क्षमा करें महाराज। अब क्या कहते हैं कि क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। मतलब क्षमा मतलब यहाँ क्षमा का मतलब है कि क्षमा करें महाराज। और मंत्री ने ये हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना। तो यहाँ पर मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करने का मतलब ये हुआ, मच्छर तो नहीं था वहां, था थी तो गवरिया, परंतु राजा के सामने तो गवरिया जो है छोटी मोटी एक मच्छर के समान, जैसे मच्छर छोटा सा होता है वैसे ही थी। तो वो कहता है कि महाराज ये तो अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, आओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। अब राजा तो अपना राजत्व तो दिखाता ना कि भाई मैं तो महाराज हूँ और मेरे सामने एक ये 5 फुंदे लगा के इतरा रही है, मेरे को चिढ़ा रही है। तो एक सिपाही ने गुलेल मारकर, गुलेल क्या होती है, गुलेल जैसे कि गाँव में बच्चे गुलेल का बहुत उपयोग करते हैं, खेलते हैं पत्थर डाल करके, और एक उसको खींच करके मारते हैं तो वो दूर तक वो पत्थर जो है वो जाता है। तो गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी। तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित रहना, यहाँ मुहावरे का प्रयोग हो रहा है, दंग रहना। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर, नायाब मतलब इस इतना सुंदर नमूना जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, ऐसे को देखकर वह जड़ हो गया। जड़ मतलब एकदम चेतन हो गया, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं रही, उसका दिमाग जो है एकदम जड़ित हो गया था। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा, क्योंकि वो इतनी नायाब थी। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। हुनरमंद का मतलब यहाँ पर हुआ कि जिसने इतना हुनर है, जिसके अंदर इतनी क्वालिटी है ना, हुनरमंद। तो कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि राजा चाहे और पता ना लगे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अंदाता। जब पहले राजा महाराजा के दरबार में कोई भी सेवक जब आता था तो वो दुहाई, क्योंकि उसे ये लगता था कि कहीं मुझे सजा ना मिल जाए या मैंने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया, तो वो आते कहता है, दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई।
मेघों की गड़गड़ाहट थी मानिंद राजा की आवाज निकली। तो मेघों की गड़गड़ाहट मतलब पूछा, गुस्से से यूं पूछा कि इतनी जो सुंदर तुमने टोपी बनाई है ये हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। और राजा की आवाज निकली तो कहते हैं दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ, हम दुहाई नहीं देंगे, हमें वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। उम्दा का मतलब क्या हुआ कि एकदम जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम तरीके से जो खोजा हुआ कपड़ा था, है ना, एकदम गफस और दबीस। जब हम बाजार में कपड़ा देखने जाते हैं या कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम पहले कपड़े को देखते हैं कि कपड़ा अच्छा है कि नहीं है ना। जैसे अभी गर्मियों में हम अगर जाएंगे तो कहेंगे कि एकदम प्योर कॉटन लेना है तो उसके कपड़े को देखेंगे, गफस और दबीज है कि नहीं है, कपड़ा मोटा है पतला है किस तरीके का है। तो ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाग की मानिंद मतलब सर्प की तरह राजा जो है वो फूंक मारने लगा। सर्प को गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही करता है, तो ऐसा ही राजा ने किया। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी बख्शे सरकार। तो जिसने बुना था वो हाजिर हुआ, वहां पर आया और वो क्या उसने कहा कि माफी बख्शे, बख्शे माने मतलब माफी दे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब उसने अपनी सूत की विशेषता बता दी कि सूत इतना उम्दा था, इतना सुलझा हुआ था, इतना अच्छा था कि एकदम ही महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। अब अगला प्रश्न क्या हुआ राजा का कि इतना महीन सूत जो है वो किसने काता। शेर की मानिंद ने राजा ने दहाड़ मारी। अब उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने शेर की तरह दहाड़ मारी और पूछा कि इतना महीन सूत किसने काता। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। अब कोरी की बारी आ गई, कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। अब वो कहता है कि महाराज जान को बख्शे मतलब जान मेरी, जो मेरे प्राण है उनको छोड़ दे, जान नहीं वजह बताओ। राजा बोलता है कि जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार। अब उसने भी क्या किया, रुई की वजह बता दी कि रुई बड़ी जो है बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। जो रुई है वो एकदम बादलों की तरह सफेद धुनी हुई थी। हाफते हाफते अब इतनी, अब जब उसने कहा कि बादलों की तरह धुनी हुई थी तो वो कहता है राजा की इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। अब रुई वाले की बारी आ गई। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। अब राजा की आवाज जो है जिस प्रकार से बिजली कड़कती है उस तरीके से गुस्से में कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। हाफते डर गया था दुनिया के, आज तो राजा करने काम तमाम करने वाला है मेरा। तो वो हाफते हुए और छाती पीटते हुए मतलब पहले से भूमिका बना करके आया राजा के सामने। दुनिया हाजिर हो गया। खम्मा अंधाता, खम्मा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके भी लिए किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। अब दुनिया तो बुरी तरह से डर गया था क्योंकि सबसे पहले तो दुनिया का ही काम था। तो उसे लगा कि सबसे पहले तो मैं ही मरने वाला हूँ, आज राजा मुझे ही सजा देने वाला है। तो दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, और अभी भी करते हैं आपके लिए सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अब वो कहता है कि हमारे लिए जो काम हुआ, नफासत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो साज सज्जा होती है, सुंदर होता है, संवरा हुआ होता है, तो इतनी साज सज्जा हमारे लिए क्यों नहीं थी। अबे दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। अब दुनिया ने भी थोड़ी सी चालाकी दिखाई दी कि अगर आप मुझे अभय दान दोगे मतलब मेरे प्राणों को छोड़ दोगे तो मैं बताऊं सरकार। चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। अब गवरिया ने हर जगह यही कहा कि हम फ्री में काम नहीं करवाते हैं, है ना, हम जितना मेरे पास आएगा उसका आधा हिस्सा तुम ले लेना। वो कहता है कि महाराज इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। अब इनडायरेक्टली तो राजा को सुना दिया गया कि राजा के पास तो बहुत कुछ होता है और फिर भी राजा अपने रोब से सारा काम करवा लेता है और कुछ देता है नहीं। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, नफासत सुंदरता सौंदर्य आती गई सरकार। दुनिया दंडवत किए जा रहा था। दंडवत मतलब जमीन पर लेट करके क्षमा माफी जो है वो मांग रहा था, क्योंकि उसे भी तो अपने प्राणों के जाने का डर था। देख ले राजा। अब वो कहते हैं देख ले, दंडवत किए जा रहा था और कह रहा था देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले,
इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। अब ये किसने बोला? ये गवरिया ने कहा कि देख ले आंख में अंगुली डालकर। अब यहाँ पर आंख में अंगुली डालना भी मुहावरा है, ठीक है। आंख में अंगुली डालना मतलब किसी को अपनी बात एकदम गर्व से कहना, है ना, कोई डर से न कह करके तो देख ले। इसके लिए कई बार हम कहते हैं ना, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं और कोई बड़े गौर से देखता है तो उसको क्या कहते हैं कि आंखें फाड़ फाड़ के देख ले, है ना, पूरी आंखें खोल ले। तो यही बात यहाँ पर हुई, आंख में अंगुली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, मतलब मैंने इसका पूरा मोल दिया है ना, बेकार की नहीं है। बेकार मतलब ऐसे फालतू में मैंने इसको फ्री में नहीं बनवाई है। यह गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। अब फिर उसको चिढ़ाने लगे कि यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल है। कंगाल जिसके पास कुछ भी नहीं होता, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब उसको गुस्सा तो आ ही रहा था राजा को, तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और टोपी जो है वो अपने पास छीन ली, गुलेल से मार करके पैरों में लेने लगा। तो उसकी इतनी अच्छी सुंदरता को देख करके उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसको पैरों में ले। परंतु अब गवरिया जो है फिर उसको चिल्ला चिल्ला करके मतलब चिढ़ाने लगी कि यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल है, मतलब इसके पास तो कुछ भी नहीं है और इसका जो धन है वो घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। इसके इसके पास, राजा के पास तो एक टोपी तक नहीं है, मतलब एक टोपी भी नहीं बना सकता है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका हो गया था। अब राजा सोचने लगा कि एक तो इतनी सुंदर बनाई, तो अकबका मतलब भौचक्का हो जाना, है ना, घबराना, ऐसा कुछ। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, मतलब जो गवरिया की टोपी बनाई थी वो ज्यादा सुंदर थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल। अब ये खजाना नहीं है या है, उसकी भी पोल खुल रही थी। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी मतलब पक्षी। इस पक्षी को कैसे पता चला कि जो धन है वो घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? इतना ऐशो आराम मतलब वो तो आराम की जिंदगी जी रहा था, है ना, इतनी लश्करी मतलब आराम से रह रहा था, और इतनी लवाजिमे का बोझ खजाना कैसे संभालेगा? संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मुंह फट कौन होती है? जो मुंह पर हर कुछ बोल देते हैं ना, मुंह पर कह देते हैं, मतलब डरते भी नहीं है। तो गवरिया का भी ऐसा ही कुछ हमने देखा था। तो महाराज जो है उसको बेपर्दा करके ही दम लेगी, मंत्री ने होले से कहा। होले मतलब धीरे से कहा। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, उसकी इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। सारा कुछ वो कंगूरे पर ही बैठकर चिढ़ा रही थी राजा को। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो संजय लेखक के द्वारा यह लिखी गई कहानी बहुत ही आनंददायक है, और मतलब हंसी जो है हमें अपने आप ही आने लग जाती है। और जब लास्ट की जो अंतिम जो पंक्ति है वहां पर तो गवरिया ने कमाल कर दिया, है ना। गवरिया हर बात पे राजा, मतलब गवरिया जो है वो अपनी बात को ऊंचा रखती है और राजा को जो है वो कहीं ऊंचा नहीं आने देती। जब राजा ने उसको टोपी दे भी दी तो वो कहती कि ये तो नीरा डरपोक है। नीरा डरपोक मतलब सिर्फ डरपोक ही है, मुझसे भी डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। आखिर में मंत्री बोले कि कौन इस मुंह फट के मंत्री जो है मुंह लगे। तो राजा भी सोचने लगा और राजा ने अपनी टोपी जो है कसकर पकड़ ली। तो पूरे पाठ से हम यह, इस पूरे पाठ के माध्यम से ये जो कहानी संजय के लेखक के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर हम यह जरूर समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी बात ऊंची रखनी हो तो थोड़ा सा मुंह फट तो बनना ही पड़ता है ना। वो अगर पर इतना भी हमें मुंह फट नहीं बनना है कि दूसरा व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करे। पर राजा जो है वो अपनी ही मजे में रहता था और अपने ही ऐशो आराम में रहता था, तो इसलिए जरूरी था कि गवरिया के माध्यम से उसको थोड़ा सा समझाया जाए। और राजा अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहानी के अंतिम जो दृश्य स्थल था वहां से समझ गया कि वास्तव में अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी जितनी भी पोल है वो सारी जो है वो खुल जाएगी। तो वो वहां पर
चुप हो गया और अपने मंत्री को कहता है कि मंत्री जी चलिए ठीक है, ये इसकी टोपी जो है वापस दे देते हैं और हम अपनी टोपी का ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी जो राजगिरी है उसका हम ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे कहानी में जो है हमें उर्दू शब्द, काफी उर्दू शब्द जो है वो सीखने को मिले, है ना, और पढ़ने को मिले। तो उर्दू अपनी एक भाषा होती है, उसमें जो शब्द होते हैं, जो लफ्ज होते हैं, उनको बोलने में अलग ही मजा आता है। तो जैसे उजरत हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द, खरी, तो आने, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसमें आए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमारी चलती भाषा में भी आए हैं, जैसे फोकट की, फोकट, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी शब्दों का जो है हमें यहाँ पर ज्ञान हुआ, और आप इसके शब्दार्थ जो है उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नए शब्द आए हैं। जैसे कि लट जीरा, एक जगह पर आया था लट जीरा। लट जीरा का मतलब होता है चींचड़ा, ये एक तरीके का पौधा होता है, और चींचड़ा, जिसे चींचड़ा बोलते हैं, या एक तरीके का पौधा भी होता है। सरापा, सरापा किसे कहते हैं? जो सिर से लेकर के पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। फकत, फकत मतलब केवल। तो मुंजी, मुंजी कौन होता है? जो दुष्ट होता है ना। वैसे तो मुंजी हम उसे कहते हैं जो पैसा नहीं खर्चता, जो कंजूस होता है, वो होता है मुंजी। परंतु यहाँ पर जो मुंजी वर्ड आया है वो दुष्ट के लिए आया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो नए शब्द हैं, तो आप एक बार शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे, और इन शब्दों का अपने दैनिक जीवन में भी कई कई बार प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए, इसकी पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगी, और आप उस, जब आप चैप्टर को पूरा रीड कर लोगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको प्रश्न उत्तर जो है वो स्वयं में ही याद हो जाएंगे।